हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मैं योगेश अवस्थी, आपका अवस्थी सर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेई और नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और कैपेसिटर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो जेई में भी हर साल आता है और नीट में भी हर साल आता है। इससे क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, ऐसा इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा सा हम लोग जो डाइपोल्स हैं उनके इंटरेक्शन को भी डिस्कस करेंगे। डाइपोल्स का इंटरेक्शन बेसिकली डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल के बीच का जो पोटेंशियल होता है और उनके बीच जो फोर्स लगता है, इन सब पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग डाइपोल से। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे पोटेंशियल ऑफ डाइपोल। पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें पहली कंडीशन हम लोग ले रहे हैं एक्सियल डायरेक्शन का पोटेंशियल। हम लोग एक्सियल डायरेक्शन का पोटेंशियल देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं एक्सियल डायरेक्शन। देखो, एक्सियल डायरेक्शन एक्चुअल में होता है जो डाइपोल के एक्सिस के अलोंग का डायरेक्शन है, दैट विल बी एक्सियल डायरेक्शन। डाइपोल के एक्सिस के अलोंग का डायरेक्शन, ये अगर डाइपोल है, हमारा चार्ज है -q प्लस q, ये सेंटर है। टोटल डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच के डाइपोल में 2a होती है, तो ये हाफ डिस्टेंस ये भी a हो जाएगी, ये हाफ डिस्टेंस भी a हो जाएगी। सेंटर से ये एक्सिस है तो ये एक्सियल डायरेक्शन है पूरा। तो एक्सियल डायरेक्शन में सेंटर से r डिस्टेंस पे हम लोग एक पॉइंट P कंसीडर कर रहे हैं और इसी पे बेसिकली हम लोगों को पोटेंशियल देखना है। तो यहां पे एक्सियल डायरेक्शन में सेंटर से r डिस्टेंस पे पॉइंट P पे जो पोटेंशियल आता है वो पोटेंशियल हमारा होता है B = Kp डिवाइडेड बाई r²। K वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कांस्टेंट है 1/4πε0 और P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये होता है 2aq, तो ये 2aq होगा P और K 1/4πε0। अब हम लोग दूसरा लेंगे केस इक्वाटोरियल डायरेक्शन। इक्वाटोरियल डायरेक्शन का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग का डायरेक्शन। तो दूसरा है हमारा इक्वाटोरियल डायरेक्शन। ये मान लो हमारा डाइपोल है, ये चार्ज है -q, ये चार्ज है +q, ये सेंटर C है तो ये हाफ डिस्टेंस a, ये भी a, टोटल डिस्टेंस 2a होती है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग का जो डायरेक्शन है वही इक्वाटोरियल है। इसमें हमने r डिस्टेंस पे पॉइंट P लिया है, इसी पे नेट पोटेंशियल हमें बताना है। ये मान लो हमने P को -q से ज्वाइन कर दिया, +q से भी ज्वाइन कर दिया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ये वाली डिस्टेंस होगी ये होगी √r² + a²। ये वाली भी डिस्टेंस उतनी ही होगी √r² + a²। तो यहां पे एक्चुअल में दोनों चार्जेस से जो पॉइंट P की डिस्टेंस है वो इक्वल है। चार्जेस आपस में इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट उनका साइन अपोजिट है। तो दोनों चार्जेस इक्वल और अपोजिट पोटेंशियल जनरेट करेंगे। इक्वल और अपोजिट का मतलब बेसिकली एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, तो वो आपस में जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो इक्वाटोरियल डायरेक्शन का आता है वो 0 आता है। तो जो BE है इक्वाटोरियल डायरेक्शन का पोटेंशियल वो हो जाता है 0। क्लियर है? इक्वाटोरियल डायरेक्शन का पोटेंशियल 0 हो गया, क्योंकि जो दोनों चार्जेस हैं उनके पोटेंशियल आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं बट साइन में अपोजिट होते हैं, तो इस वजह से वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और नेट पोटेंशियल 0 हो जाता है। ठीक है, अब जो थर्ड केस हम लोग करने जा रहे हैं
वो हम लोग बेसिकली एक जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल देखेंगे और उसकी हेल्प से हर जगह का पोटेंशियल हम लोग बता सकते हैं। तो जो तीसरा केस है, थर्ड केस है, वो है पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट का पोटेंशियल, मान लो यहां पे हमने ये डायपोल ले लिया, ये प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, ये सेंटर सी है, इससे आर डिस्टेंस पे हमने पॉइंट लिया है पी। इस तरह से कि सेंटर और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन है, ये डायपोल के एक्सिस से एंगल फॉर्म कर रही है थीटा। प्लस क्यू को भी पी से ज्वाइन कर दो, माइनस क्यू को भी पी से ज्वाइन कर दो। तो एक्चुअल में इस केस का मतलब जब सेंटर से आर डिस्टेंस पे हमने पॉइंट पी लिया है, इस तरह से कि आर और इसके एक्सिस के बीच का एंगल थीटा है, तो जो पोटेंशियल आता है पी पे, वो हमारा आता है केपी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। केपी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो अब यहां पे देखो, तो इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग किसी भी डायरेक्शन का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जो पहले के दोनों डायरेक्शन लिए उनको भी निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर पहले वाला देखो तो एक्सियल डायरेक्शन था, एक्सियल डायरेक्शन में ये सीधा हो जाएगी लाइन ऐसे, तो वहां पे एंगल 0 हो जाएगा और cos 0 होता है 1, तो ये पोटेंशियल हो जाएगा kp cos 0 बाई आर स्क्वायर। cos 0 1 हो जाएगा तो kp बाई आर स्क्वायर जो एक्सियल का आया था। और इक्वाटोरियल के लिए देखोगे तो ये ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, तो थीटा 90 हो जाएगा। थीटा 90 हो जाएगा तो cos 90 होता है 0, तो वहां पे इक्वाटोरियल डायरेक्शन के लिए v इज इक्वल टू kp cos 90 बाई आर स्क्वायर होगा। cos 90 0 होगा तो वो टोटल पोटेंशियल को 0 कर देगा। इसका मतलब जो इक्वाटोरियल है उस पे 0 हो जाएगा और एक्सियल पे kp बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वो यहां से भी हम लोग देख सकते हैं और एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन के लिए देख सकते हैं थीटा की वैल्यू पुट करके। अब हम लोग करने जा रहे हैं इंटरेक्शन बिटवीन डायपोल्स। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस पे, इंटरेक्शन बिटवीन डायपोल्स पे। इंटरेक्शन बिटवीन डायपोल्स। इंटरेक्शन बिटवीन डायपोल्स में सबसे फर्स्ट केस जो हम लोग ले रहे हैं वो ऐसा कुछ केस ले रहे हैं। ये मान लो है माइनस Q1 प्लस Q1 और इसका डायपोल मोमेंट P1 है, और दूसरा है ये मान लो माइनस Q2 प्लस Q2 और इसका डायपोल मोमेंट है P2। इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है L, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है L। यहां पे ऐसा ओरिएंटेशन है कुछ। हम जानते हैं कि जो डायपोल मोमेंट होता है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, तो इसका भी डायपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ अपने इस तरफ, और इसका भी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ तो इस तरफ। अब इनके बीच में जो नेट फोर्स लगता है इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस केस में जो दोनों डायपोल्स के बीच में नेट फोर्स लगता है, अब इस पे जो ये फार्मूले हैं इनको याद करना इसलिए जरूरी है कि अगर वैसे नेट फोर्स कैलकुलेट करोगे तो जो 30 सेकंड की प्रॉब्लम है, जो 30 सेकंड में होनी चाहिए, 40 सेकंड में होनी चाहिए, उसमें लगेंगे 4, 5, 6 मिनट और प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगी गलत होने की। तो इस वजह से वो नहीं ट्राई करना है कि हम लोग पहले हर एक चार्ज का अलग अलग इंडिविजुअल फोर्स निकाल रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। जो ये फार्मूले होंगे डायरेक्ट इनको पुट करोगे, डायरेक्ट आंसर मिलेगा, और इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते भी हैं जब दो डायपोल्स गिवन होते हैं और उस पे क्वेश्चंस होते हैं। तो यहां पे जो फोर्स होता है वो हमारा होता है 3p1 p2 डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L पावर 4। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। L क्या है? दोनों डायपोल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है।
ठीक है। अब इन पे इस केस में टॉर्क नहीं लगता, टॉर्क 0 होता है, तो टाउ हमारा 0 रहेगा। अब इस केस में जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं खूब। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इन दोनों डायपोल्स के बीच की इस ओरिएंटेशन में, वो होती है -P1 P2 डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L क्यूब, ये होती है। क्लियर है? ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, फटाफट करोगे, फटाफट फार्मूले में पुट करोगे, आंसर मिलेगा। दूसरा केस हम लोग ले रहे हैं, जो भी ओरिएंटेशन देखने जा रहे हैं। इस ओरिएंटेशन का हम लोग दूसरा केस ले रहे हैं। ये मान लो हमारा फर्स्ट डायपोल है -Q1 प्लस Q1, इसका डायपोल मोमेंट P1 इस तरफ होगा। दूसरा डायपोल है हमारा -Q2 प्लस Q2, इसका डायपोल मोमेंट P2 इस तरफ है। दोनों के बीच की डिस्टेंस L ही है। क्लियर है? तो इस केस में जो दोनों के बीच में फोर्स लगता है, वो फोर्स हमारा लगता है 3P1 P2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L पावर 4, ये लगता है इस बार फोर्स। टॉर्क हमारा 0 ही रहेगा, टॉर्क 0 लगता है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इस बार की, वो हमारी होती है P1 P2 डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L क्यूब, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चंस कर सकते हो, और वैसे कैलकुलेट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा और गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो इस तरह से वैसे बिल्कुल ट्राई ही नहीं करना है, डायरेक्टली इनको याद करोगे, फटाफट वैल्यूज पुट करोगे। जब भी कभी ऐसे दो डायपोल्स का क्वेश्चन आएगा तो पहले जरूर इनको देखोगे, फटाफट इनको पुट करोगे, आंसर मिलेगा। अब बेसिकली हम लोग पोटेंशियल देखने जा रहे हैं कुछ स्पेशल सिस्टम्स के। नॉर्मल पोटेंशियल जो चार्ज की वजह से होता है, डायपोल की वजह से होता है, हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग कुछ स्पेशल सिस्टम्स हैं, उनके फार्मूले भी डायरेक्ट यूज होते हैं क्वेश्चंस में, उनका पोटेंशियल देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे जो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग होती है, रिंग का पोटेंशियल देखेंगे। तो पोटेंशियल हम लोग देखने जा रहे हैं पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का पोटेंशियल देखेंगे। इसके पोटेंशियल पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो मान लो हम लोग एक रिंग ले रहे हैं, सेंटर इसका C है, इसकी रेडियस R है, इस पे हम लोग एक प्लस Q चार्ज दे रहे हैं जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये प्लस Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सेंटर से x डिस्टेंस पे पॉइंट P हमने लिया है, और इसी पॉइंट पे हमें इसका नेट पोटेंशियल बताना है। क्लियर है? ये Q चार्ज है जो पूरे रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो x डिस्टेंस पे सेंटर से एक्सियल डायरेक्शन में पोटेंशियल आता है रिंग का, वो होता है V इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई रूट ओवर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये हमारा पोटेंशियल होता है इसका, रिंग का। अब बेसिकली यहां पे के वही कांस्टेंट चल रहा है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, वही कांस्टेंट है, और बाकी चीजें तो हम लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो ये पोटेंशियल हो जाएगा रिंग का। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस आते हैं, फटाफट पुट करोगे और हमें मिल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगर डिस्क है कोई और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है,
तब क्या होगा उसका पोटेंशियल, डिस्क का पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, ये डिस्क है, सेंटर है इसका C, रेडियस इसकी भी हम लोग R ले लेते हैं, इस पे चार्ज जो Q हम लोग दे रहे हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और इसका भी पोटेंशियल हम लोगों को x डिस्टेंस पे एक्सियल डायरेक्शन में पॉइंट P पे ही देखना है। ये डिस्टेंस x है, सेंटर और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस एक्सियल डायरेक्शन में है। तो इसका जो चार्ज है ये r रेडियस के डिस्क पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यूनिफॉर्मली। तो यहां पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं वो है सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, जो इसका चार्ज पर यूनिट एरिया है वो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं सिग्मा। तो इस केस में जो डिस्क का पोटेंशियल आता है वो हमारा आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x। अब देखना जो माइनस x है वो x बाहर है रूट के, ये रूट में है, रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और x ये वाला माइनस वाला बाहर है। तो ये हमारा होता है इस बार डिस्क का पोटेंशियल। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब चार्ज बाय एरिया, मतलब एक्चुअल में सिग्मा है q बाई पाई आर स्क्वायर, जो कि रेडियस r है तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो q बाई पाई आर स्क्वायर सिग्मा होगा यहां पे। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर या फिर स्फेरिकल सेल का पोटेंशियल देखेंगे। हम लोग देखने जा रहे हैं पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल या कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल हम लोग देखेंगे। यहां पे ले लेते हैं कि जो स्फीयर है ये C उसका सेंटर है, R इसकी रेडियस है कैपिटल R। हम लोग जो चार्ज दे रहे हैं वो इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसको चार्ज दे रहे हैं Q, जो इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम लोग तीन अलग अलग केसेस में इसका पोटेंशियल देखते हैं। एक बार आउटसाइड द स्फीयर, एक बार एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, और एक बार इनसाइड द स्फीयर। तो सबसे पहला केस हम लोग लेते हैं आउटसाइड द स्फीयर। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट केस में आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड द स्फीयर ले रहे हैं, मतलब जो डिस्टेंस r होगी वो रेडियस ऑफ द स्फीयर कैपिटल R से ग्रेटर होगी। बाहर पॉइंट होगा तो वो डिस्टेंस ग्रेटर होगी रेडियस से। तो यहां पे जो पोटेंशियल आता है वो v आता है k वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r, सिंपली k q बाय r। सेकेंड, जो एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर के लिए ये डिस्टेंस कैपिटल R की इक्वल हो जाएगी। एट द सरफेस, तो इस केस में जो स्मॉल r है इट विल बी इक्वल टू कैपिटल R। तो इस केस में जो पोटेंशियल हमारा आता है वो आ जाता है के क्यू बाई कैपिटल R। ये के क्यू बाई कैपिटल R पोटेंशियल इस बार का होता है, के क्यू बाई कैपिटल R। ये है पोटेंशियल इस बार आउटसाइड एट द सरफेस। अब तीसरा जो केस है वो हम लोग इनसाइड का लेते हैं, और
लिखते हैं तीसरा केस। इनसाइड द स्फीयर। अगर हम लोग इनसाइड द स्फीयर लेंगे पॉइंट, तो जो डिस्टेंस होगी ये कैपिटल आर यानी कि रेडियस ऑफ द स्फीयर से कम होगी, स्मॉलर होगी। तो यहाँ पे जो आर है इट विल बी लेस देन कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो जो पोटेंशियल आता है वो एक्चुअल में इनसाइड द स्फीयर उतना ही रहता है जितना उसके सरफेस पे रहता है। अंदर पोटेंशियल चेंज नहीं होता, जितना सरफेस पे पोटेंशियल रहता है वही इनसाइड रहता है। तो ये हमारा हो जाता है के क्यू बाई कैपिटल आर। ये के क्यू बाई कैपिटल आर ही होता है, ठीक है। ये हमारा के क्यू बाई कैपिटल आर पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल का पार्ट हमारा हो रहा है कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे कैपेसिटर का पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चंस आते हैं कैपेसिटर से रिलेटेड। अच्छे से समझ लेना, इसको अच्छे से नोट कर लेना। हम लोग करने जा रहे हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर तो देखो, कैपेसिटर एक्चुअल में जो लोग देखें अगर, तो ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करती है बेसिकली। अब इसमें जो मेन टर्म हम लोग पढ़ते हैं वो कैपेसिटेंस है। कैपेसिटर में वो तो डिवाइस हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसमें हम लोग एनर्जी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। अब हम लोग इसमें जो मेन टर्म डिस्कस करते हैं वो है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, जिसको हम लोग जनरल फॉर्म में सिर्फ कैपेसिटेंस कहते हैं। तो हम लोग करेंगे कैपेसिटेंस। कैपिटल सी से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटेंस को। अब देखो, इसमें जो कैपेसिटेंस होता है अगर इसको वैसे समझो तो ये होती है बेसिकली चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। जो डिवाइस हमने ऊपर पढ़ी कैपेसिटर, ये उसी की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी होती है, कितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। जितना पोटेंशियल हम लोग अप्लाई करते हैं गिवन पोटेंशियल पे कितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। जो कैपेसिटर जितना ज्यादा किसी गिवन पोटेंशियल पे चार्ज स्टोर कर पाएगा उसकी कैपेसिटी उतना ज्यादा होगी, मतलब उसका कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा। जो चार्ज उतने ही पोटेंशियल पे उससे कम चार्ज स्टोर कर पाएगा, जो कैपेसिटर उतनी ही पोटेंशियल पे उससे कम चार्ज स्टोर कर पाएगा उसकी कैपेसिटी कम होगी, उसका कैपेसिटेंस कम होगा। तो ये तो समझने की बात है। अब ये होता क्या है एक्चुअल में, ये बाय डेफिनेशन होता है स्टोर्ड चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। स्टोर्ड चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, जितना भी चार्ज स्टोर हो रहा है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे तो ये हमको हो जाता है, मिल जाता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस विल बी Q बाई V, स्टोर्ड चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, मतलब चार्ज बाई पोटेंशियल। तो ये हमारा C हो जाता है चार्ज Q बाई पोटेंशियल V, Q बाई V। इसकी जो यूनिट होती है, ये एक साइंटिस्ट थे फैराडे, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे, उनके नाम के ऑनर में फैराड होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, फैराड। एसआई यूनिट होती है फैराड। कैपिटल F से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, फैराड को। अब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बेसिकली दो प्लेट्स होती हैं सेम एरिया की, एक पे चार्ज प्लस क्यू हम लोग देते हैं, दूसरे पे चार्ज माइनस क्यू इंड्यूस हो जाता है। एरिया दोनों का सेम होता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस d होती है और इनके बीच एयर है भी, और यहाँ पे दोनों प्लेट्स सेम एरिया की हैं, इनके बीच की डिस्टेंस d है, इनको हम लोग पैरेलल प्लेस करते हैं। तो इनका जो कैपेसिटेंस आता है वो हमारा आता है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो आता है C = एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन नॉट वही है परमिटिविटी ऑफ एयर,
या फ्री स्पेस, ए एरिया है प्लेट्स का, डी दोनों के बीच की डिस्टेंस है, तो इनका कैपेसिटेंस क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, अब दूसरा जो हम लोग करने जा रहे हैं वो हम करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बट इसके बीच में हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कराएंगे। डाइलेक्ट्रिक स्लैब बेसिकली कोई इंसुलेटिंग स्लैब होती है जिसका अपना एक प्रॉपर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है स्पेसिफिक। अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स के, अलग अलग इंसुलेटर्स के अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स होते हैं। जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके तो कुछ डेफिनिट होते हैं, कुछ फाइनाइट होते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स, और जो कोई मेटल होता है, कोई कंडक्टर होता है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ये इनफाइनाइट होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, जो मेटल्स होते हैं उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर in presence of a dielectric slab। ये वही मान लो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया प्लेट्स का ए है, एक पे चार्ज हम लोग क्यू देते हैं तो दूसरे पे इंड्यूस हो जाता है माइनस क्यू। इनके बीच की टोटल डिस्टेंस डी थी। अब इसके बीच में हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करा रहे हैं जिसका एरिया तो बेसिकली ए ही हम लोग लेते हैं, और जो थिकनेस है ये है टी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। तो इस केस में जो चेंज होने के बाद इसका कैपेसिटेंस आता है, अब वो आता है, अगर सी डैश हम लोग लिख लें, चूंकि चेंज हो गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तो सी डैश लेके दिखा रहे हैं, तो ये हमारा आता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आता है इसका कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्लियर है? बहुत क्वेश्चंस इस पे आते हैं, डायरेक्टली हम इनमें कुछ वैल्यूज पुट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे कि जब ये पूरा, अगर ये डाइलेक्ट्रिक अभी तो एक पार्ट बीच का फिल कर रहा है, अगर पूरी स्पेस को फिल कर दे, ये डाइलेक्ट्रिक जब पूरी स्पेस को फिल कर देता है, बीच में प्लेट्स की जितनी भी स्पेस है, मतलब ये जो थिकनेस है ये जब d के इक्वल हो जाती है तब ये पूरी स्पेस को फिल कर देगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं व्हेन t इज इक्वल टू डी। t इज इक्वल टू डी कौन सा केस है? जब डाइलेक्ट्रिक पूरी स्पेस को फिल कर देगा। तो उस केस में जो c डैश आता है वो आता है kc। kc मतलब जो इनिशियल कैपेसिटेंस था उसको k से मल्टीप्लाई करके वो हमको मिल जाता है। जो भी इनिशियल c कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो c डैश इज इक्वल टू k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, और इसी एप्सिलॉन नॉट a बाई डी को ऊपर हम लोग c लिख रहे हैं, तो इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो ऐसे लिख लो। क्लियर है? ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये जब थिकनेस t है, जब t इज इक्वल टू d है तब ये, और थिकनेस t पे जनरल फॉर्म में ये है कैपेसिटेंस। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कैपेसिटर कोई स्फेयर ही है जिसपे हम लोग चार्ज देते हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सेंटर C है, इस पे चार्ज अगर हम लोग Q दे रहे हैं स्फेयर पे,
सेंटर को O मान लो, चूंकि कैपेसिटेंस को हम लोग C से रिप्रेजेंट कर देंगे, रेडियस इसकी R है और हमने इस पे चार्ज दिया है Q जो इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो इसका जो कैपेसिटेंस आता है वो हमारा आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, मतलब रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा रेडियस, और किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सब तो कांस्टेंट है, तो जितनी ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा उसका कैपेसिटेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। अब हम लोग करेंगे कोई सिलिंड्रिकल कैपेसिटर अगर है तो उसका कैपेसिटेंस देखते हैं क्या होता है। सिलिंड्रिकल, सिलेंडर के फॉर्म में हम लोग देखने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर मान लो है हमारा इसकी लेंथ L है और ये जो रेडियस है, इनर रेडियस ये है A, और जो ये टोटल आउटर रेडियस है यहां से यहां तक ये है B। टोटल रेडियस मतलब यहां से आउटर रेडियस पूरी ये है B और ये है A। ये वाली डिस्टेंस है A ये, और ये वाली है यहां से यहां तक पूरी ये B है, ये रेडियस आउटर। तो इस केस में जो कैपेसिटेंस आता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का, ये बहुत यूज होता है। जितने भी डिवाइसेस तुम लोग देखते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तोड़ के देख लेना, उसमें जो सिलेंडर के फॉर्म में एक छोटा सा डिवाइस होता है वो कैपेसिटर होता है, तो वो हमारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। इसका जो कैपेसिटेंस आता है वो आता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई ln। ln लॉग है, नेचुरल लॉग ln B बाई A, ये ऐसे आता है। ये इसका कैपेसिटेंस है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। क्लियर है? इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पे डायरेक्ट फार्मूले का। फटाफट पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, पूरा टाइम बचाओगे, पूरा पेपर सॉल्व करोगे। अब देखो हम लोग देखेंगे जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखो एक्चुअल में कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये जो वर्क या जो ये एनर्जी आती है यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी होती है हाफ CV²। सबसे इंपॉर्टेंट ये फार्मूला होता है। इसका एक और फार्मूला होता है U इज इक्वल टू हाफ Q²/C। ये भी एक फार्मूला है इसका पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर है? और एक और फार्मूला है, 3 फार्मूले हैं इसके, U इज इक्वल टू हाफ QV। ये 3 फार्मूले हैं। एज पर गिवन वैल्यूज हम इनमें से कोई भी फार्मूला यूज करके एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंग, जो 2 गिवन वैल्यूज होंगी उनके अकॉर्डिंग हम लोग वो फार्मूला वहां पे यूज कर लेंगे। क्लियर है? अब हम लोग इसमें एक और टर्म है, वो है बेसिकली एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी देखते हैं क्या होती है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। देखो कैपेसिटर की जो एनर्जी डेंसिटी होती है बेसिकली वो होती है एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम, जितनी टोटल एनर्जी स्टोर हुई है उसको हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगी, और वही होती है एनर्जी डेंसिटी। इसको हम लोग स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल यू हो जाता है कैपिटल यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मतलब टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये हमें फाइनली मिलता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसकी जो एनर्जी डेंसिटी आती है वो आती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब ये एनर्जी डेंसिटी है तो इसकी यूनिट जूल नहीं होगी, जूल पर मीटर क्यूब होगी, क्योंकि डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से भी डिवाइड हो रहा है, तो जूल पर मीटर क्यूब इसकी ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली देखेंगे कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो एक्चुअल में जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसको कुछ ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लो C1 है, C2 है, ये Cn है, तो यहां पे जो नेट कैपेसिटेंस आता है वो हमें इस फार्मूले से मिलता है 1/c, C नेट है, ये होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश 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 1/Cn। ये हमारा सीरीज का नेट कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला है। 1/c इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/Cn। ठीक है, ये सीरीज के लिए है। ये किसके लिए है? सीरीज के लिए। दूसरा हम लोग कर लेते हैं पैरेलल के लिए। हम लोग कर लेते हैं सेकंड पैरेलल के लिए। पैरेलल में कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, ये C1 है, ये C2 है, ये मान लो Cn है। पैरेलल में कैपेसिटर्स डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, तो यहां पे जो नेट कैपेसिटेंस हमें मिलता है वो मिलता है C1 प्लस C2 प्लस डैश 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 Cn। ये हमारा होता है पैरेलल का नेट कैपेसिटेंस। क्लियर है? ठीक है, आज हम लोग यहां तक करते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तो ये सारे फार्मूले बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि उसको डेराइव कर रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है। वहां पे तो क्वेश्चंस हमको फटाफट और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करने होते हैं और सही सही उनको सॉल्व करना होता है। तो ये सारे फार्मूले डायरेक्टली यूज होंगे, इनको लर्न कर लेना और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।